सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जेम्स मिल के बारे में पढ़ेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 से 1873 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल पर जो प्रभाव है वो 3 व्यक्तियों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। एक तो जेम्स मिल, यानी ये जेम्स मिल बेसिकली जेम्स मिल के पिता थे, उनका प्रभाव। फिर बेंथम का प्रभाव था। आगे चल के हम देखते हैं कि बेंथम के उपयोगितावाद को संशोधित किया था किसने? जेम्स मिल ने। इसके साथ ही साथ हैरियट टेलर का भी प्रभाव रहा है। ये बेसिकली जेम्स मिल है उसकी प्रेमिका या पत्नी थी। तो उपयोगितावाद का जो संशोधन किया था मिल ने, उस पर हैरियट टेलर का बहुत ही गहरा प्रभाव था। चलिए इसका जीवन चरित्र देख लेते हैं। तो विख्यात बेंथमवादी जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 20 मई 1806 को लंदन में हुआ था। उसके पिता जेम्स मिल प्रारंभ से ही अपने पुत्र में कुशाग्र बुद्धि व्यक्तित्व निर्मित करना चाहते थे। पिता के कठोर अनुशासन में मिल ने बाल्यकाल में ही गहन अध्ययन स्टार्ट कर दिया था। 3 वर्ष की आयु में उसने अपने पिता से ग्रीक, गणित और अंग्रेजी का प्रशिक्षण हासिल कर लिया था। 8 वर्ष की अल्पायु में वो जेनोफोन, हेरोडोटस और आइसोक्रेट्स के ग्रंथों तथा प्लेटो के संवादों का अध्ययन पूर्ण कर चुका था। 13 वर्ष की आयु में उसने एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान संबंधी विषयों का अध्ययन कर लिया था। 14 वर्ष की आयु में उसके भाई सर सैमुअल के पास फ्रांस भेज दिया गया उसे। वहां उन्होंने फ्रेंच भाषा के ज्ञान के साथ फ्रांसीसी विचारकों के साथ उनका आमना सामना हुआ, या फ्रांसीसी विचारों से उसका आमना सामना हुआ। फ्रांस में मिल ने वनस्पति शास्त्र और जीव शास्त्र का गहन अध्ययन किया। फ्रांस से लौटकर उसने जॉन ऑस्टिन से रोमन कानून और अन्य कानूनों की शिक्षा प्राप्त की। मिल ने विभिन्न सभा एवं सोसाइटियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया, जिससे वह शीघ्र ही अच्छा वक्ता भी बन गया। 16 वर्ष की आयु में उसने उपयोगितावादी सोसाइटी यानी यूटिलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। उसने फ्रेंच लेखिका ड्यूमांट की लिखी पुस्तक ट्रेड्स डी लेजिस्लेशन के माध्यम से बेंथम के विचारों को पढ़ा और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इससे प्रभावित होकर मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक का पढ़ना मेरे जीवन में एक बड़ी घटना थी। मेरे मानसिक इतिहास में मोड़ लाने वाले स्थलों में से यह एक थी। मिल बाद में स्पेकुलेटिंग डिबेटिंग सोसाइटी का सदस्य बना। इसकी बैठकें उपयोगितावादी जॉर्ज ग्रांट के यहाँ होती थी। 17 वर्ष की आयु में 1823 में मिल अपने पिता के अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के पद पर नियुक्त हुआ और 1856 में अपने विभाग का हेड बन गया था। सन 1830 में 25 वर्ष की आयु में मिल का परिचय अति प्रतिभाशाली और मेधावी सुंदरी श्रीमती हैरियट टेलर से हुआ। उसकी मैत्री लगभग 20 वर्षों तक चली। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। अनेक रचनाएं उन्होंने परस्पर मिलकर लिखी। सन 1858 में मिल की पत्नी हैरियट टेलर का देहांत हो गया। उसने अपना विख्यात निबंध ऑन लिबर्टी अपनी पत्नी को समर्पित किया था। तो हमने देखा है कि हैरियट टेलर का उसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और उपयोगितावाद के संशोधन में हैरियट टेलर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो मिल बेसिकली उदारवादी थिंकर कहा जाता है। सबसे पहले हमने लॉक के बारे में पढ़ा था, जिसे उदारवाद का पिता कहा जाता है। तो मिल भी उदारवादी है। बेसिकली उदारवाद या लिबरलिज्म में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो नकारात्मक यानी निगेटिव लिबरलिज्म, और दूसरा होता है सकारात्मक लिबरलिज्म यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म। तो सकारात्मक लिबरलिज्म में मिनिमल स्टेट की, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, मिनिमल स्टेट की बात की जाती है। हस्तक्षेपकारी राज्य की बात की जाती है। और राज्य का केवल और केवल उद्देश्य क्या है, या राज्य किस लिए बनाया गया है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर जो स्टेट है ये नाइट वॉचमैन की भूमिका पे अदा करेगा। लेसस फेयर पॉलिसी को अपनाया जाएगा। ये सब नकारात्मक स्टेट के या नेगेटिव लिबरलिज्म के पार्ट है। सकारात्मक जो लिबरलिज्म है या आधुनिक सकारात्मक या पॉजिटिव जो लिबरलिज्म है, ये आधुनिक विचार है या आधुनिक समाजवादी जो विचारक हैं उनसे प्रभावित है। तो अब जो नकारात्मक लिबरलिज्म है, जहाँ पर केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता था, अब यहाँ पर स्टेट या राज्य लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करेगा, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करेगा। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। तो लोक कल्याण के लिए अब राज्य हस्तक्षेप करेगा। लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए राज्य हस्तक्षेप करेगा। यहाँ पर अब सकारात्मक कॉन्सेप्ट का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि मिल एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट है, यानी अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है। ये कुलीन तंत्रवादी है, नारीवादी है। फिर ये
समाजवादी भी इसको कहा जाता है, सहयोगी समाजवादी भी इसे कहा जाता है, इसे समिष्टवादी भी कहा जाता है और बहुलवादी ये था ही। तो समिष्टवादी या सहयोगी समाजवादी से कहा जाता है समिष्टवादी। समिष्टवादी यानी हल्का-फुल्का समाजवादी ये है। तो समाजवाद के जो गुण मार्क्स ने दिए हैं, उससे इतर ये डेमोक्रेटिक समाजवाद, बेसिकली ये फेबियन समाजवाद की वकालत करता है। कौन? जे एस मिल। फेबियन समाजवाद, जिसके आगे चल के हम देखेंगे कि पंडित नेहरू भी फेबियन समाजवाद से प्रभावित थे। फेबियन समाजवाद ये बेसिकली मसीही धर्म पर आधारित समाजवाद था। मसीही धर्म पर आधारित समाजवाद था, जो लोकतांत्रिक समाजवाद का एक उदाहरण है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उदाहरण है, जहाँ पर लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद को लाया जाएगा। ये धीमे समाजवाद की ओर, धीमे समाजवाद का समर्थन करता है और मार्क्स से अगर तुलना की जाए तो ये उस पर खरा नहीं उतरता है। तो इसे फेबियन समाजवाद या इंग्लिश, बेसिकली इंग्लैंड में जन्मा था ये समाजवाद, तो इसे इंग्लिश समाजवाद भी कहा जाता है। तो बारकर बेसिकली कहता है कि जो मिल है ये इंग्लिश समाजवाद का प्रणेता है, तो इसीलिए प्रणेता है, ये फेबियन समाजवाद को जन्म देता है। तो इसलिए बेसिकली जो हॉब्स है, जो मिल है, इसके जो विचार हैं, तो शुरू में तो ये निगेटिव लिबरलिज्म की बात करता है या निगेटिव लिबर्टी का प्रोपोगेटर था, लेकिन बाद में ये पॉजिटिव लिबर्टी की भी बात करने लगता है। तो इसमें हम निगेटिव लिबरलिज्म से पॉजिटिव लिबरलिज्म की ओर ट्रांजिशन देखते हैं, इसलिए बारकर इसे इंग्लिश समाजवाद का प्रणेता कहता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। मिल ने पिटीशन टू पार्लियामेंट पत्र का प्रारूप लिखा, जिसे अर्ल ग्रे ने बुद्धिमत्तापूर्ण राजकीय अभिलेख कहा। मिल 1834 से 1840 तक द लंदन एंड द वेस्टमिनिस्टर रिव्यू का संपादक रहा। इसके माध्यम से उसने अपने उदारवादी विचारों व लेखों द्वारा उदारवादियों को प्रभावित किया। सन 1866 से 1868 तक मिल 2 वर्षों के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य भी रहा। संसद सदस्य के रूप में मिल ने किसान व मजदूर वर्गों की स्थिति सुधार की, आयरलैंड में भूमि सुधार व महिला मताधिकार पर विशेष बल दिया। तो इसीलिए इसे समष्टि समाजवादी या इंग्लिश समाजवाद का पिता कहा जाता है। उसने तत्कालीन समस्याओं पर स्वतंत्र एवं निर्भीक विचार व्यक्त किए, जिससे प्रभावित होकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लेडस्टोन ने कहा कि जब मिल का भाषण होता था तो मुझे सदैव यह अनुभूति होती थी कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूँ। 8 मई 1873 को इस महान विचारक का एविग्नन यानी फ्रांस में देहांत हो गया। मिल उदारपंथी यानी लिबरल के साथ साथ एक अनिच्छुक लोकतांत्रिक यानी रिलक्टेंट डेमोक्रेट था। हम आगे चल के देखेंगे कि ये रिलक्टेंट डेमोक्रेट क्या था, क्यों था। ये बेसिकली जो लोकतंत्र है उसमें अरिस्टोक्रेटिक गुणों को लाने की बात करता है, वेटेड वोटिंग की बात करता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, इसलिए इसे अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा जाता है। आगे चल के हम इसको विस्तार से समझेंगे। एक बहुलवादी यानी प्लूरलिस्ट था, सहकारी समाजवादी यानी कोऑपरेटिव सोशलिस्ट था, कुलीन तंत्रवादी यानी एलिटिस्ट था और नारीवादी फेमिनिस्ट था। फेमिनिस्ट क्यों था? क्योंकि ये इसके जीवन में हैरियट टेलर का बहुत ज्यादा प्रभाव था, तो उन्हीं से प्रभावित होकर ये फेमिनिस्ट बनता है। या पहले से इसके विचार रहे होंगे, लेकिन जो हैरियट टेलर है उसको और ज्यादा उसने उजागर कर दिया। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में जो संशोधन किया, उसकी प्रेरणा के पीछे उसकी पत्नी हैरियट टेलर थी। मिल ने स्वीकार किया है कि ऑन लिबर्टी व सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पर हैरियट टेलर का प्रभाव था। फिर हेराल्ड लास्की ने लिखा है कि मिल एक ऐसा समुद्र है जिसमें बेंथम व जेम्स मिल तो क्या, कॉलरिज, सेंट साइमन, अगस्ट कॉम्टे, डी टॉकोबिले आदि कितनी धाराएं इसमें अफसान को पा रही हैं। तो जेएस मिल लास्की क्या बोलता है कि जेएस मिल एक ऐसी नदी की तरह है जिसमें अनेक धाराएं आकर मिल गई। बेंथम, सेंट साइमन, कॉम्टे, डी टॉकोबिले बेसिकली ये महत्वपूर्ण थिंकर है, हमने देखा था। ये इनकी पुस्तक है ऑन डेमोक्रेसी इन अमेरिका और ये टायरनी ऑफ मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, डी टॉकोबिले का कॉन्सेप्ट क्या है, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। पुस्तक का क्या नाम है? डेमोक्रेसी इन अमेरिका। जेएस मिल की महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं उनको देख लेते हैं। प्लेटो के संवाद, प्लेटोस डायलॉग 1835 में आता है ये। फिर सिस्टम ऑफ लॉजिक 1841 में। इस पुस्तक में उन्होंने लॉक के अनुभववाद, ह्यूम के सहयोगी मनोविज्ञान और न्यूटनवादी भौतिक शास्त्र को आपस में मिलाया है। इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1848 में पुस्तक आती है। 1868 में इसका चतुर्थ संस्करण आया। इसमें कल्याणकारी
सास का समर्थन किया गया। 1848 में मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी आया था। द इनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन 1853 में बुक आती है। ऑन द इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया 1858 में ये पुस्तक आती है। ऑन लिबर्टी 1859 में, इसमें स्वतंत्रता संबंधी विचार व हानि का सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल दिया गया। फिर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, ये 1859 में बुक आती है। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में बुक आती है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और जो माइनॉरिटी हैं उनके हितों के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली का समर्थन किया गया। टोटलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद, ये 1863 में बुक आती है। उपयोगितावाद लिखने का उद्देश्य बेंथम और जेम्स मिल के उपयोगितावाद को कार्लाइल, यह बेंथम के उपयोगितावाद को सुवर दर्शन, पिग्स फिलॉसफी कहता है। कार्लाइल बेंथम के उपयोगितावाद को पिग्स फिलॉसफी कहता है। वह अन्य द्वारा इसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बचाना था। तो बेसिकली जो इसका गुरु था जेएस मिल का जो गुरु था, कौन था? बेंथम। तो बेसिकली ये इसको लगता था कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है इसमें सुधार की आवश्यकता है। हम देखते हैं कार्लाइल इसको पिग्स फिलॉसफी कह ही देता है, क्योंकि इसमें जो सुख है उनकी मात्रा सेम बताई गई है। तो पोएट्री करना और पुष्पिन खेलना या कि कंचे खेलना दोनों को बराबर माना गया है। कविता पाठ करना और पुष्पिन खेलना, कंचे खेलना या जुआ खेलना बराबर माना गया। इसकी यह विरोध करता है और सुखों का ग्रेडेशन देता है। बेसिकली जो हम लोग मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सुख नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो अंतिम जो सुख होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो आध्यात्मिक स्तर पर उनका स्तर आध्यात्मिक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। और ये केवल जो हमारी सेंसरी सुख है उनकी बात करता है बेंथम। तो उसको संशोधित करता है कौन? जेएस मिल, यूटिलिटेरियनिज्म को। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसने यूटिलिटेरियनिज्म को संशोधित करते करते इतना संशोधित कर दिया कि ये अब यूटिलिटेरियनिज्म रह ही नहीं गया, उपयोगितावाद रह ही नहीं गया। इसलिए जेएस मिल के बारे में कहा जाता है कि जीएस मिल एक ऐसा पीटर था जिसने अपने मास्टर को ही डिनाई कर दिया। बेसिकली जो पीटर था ये रोमन साम्राज्य में एक दास हुआ करता था जो कि बहुत आगे चल के बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। और उसने अपने जो बहुत सारे दास थे उनको मिलाकर राजा के खिलाफ ही क्रांति कर दी थी। तो उसी प्रकार इसका संदर्भ यहाँ पर लिया जा रहा है। ये विरोधी विचारक उपयोगितावादी दर्शन को मात्रात्मक और सुखवादी मान इसे सुअर फिलॉसफी कहते हैं। एग्जामिनेशन ऑन हैमिल्टन्स फिलॉसफी 1865 में आती है। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में। इस लेख में मिल ने बेंथम के विपरीत महिला मताधिकार का दृढ़ता से समर्थन किया है। यह लेख उसकी सौतेली बेटी हेलन हैरियट टेलर के पूर्व पति से उत्पन्न बेटी के संयोग से इसको लिखा गया था। 3 एसेज ऑन रिलीजन, ये 1874 में बुक आती है। 3 एसेज ऑन रिलीजन। फिर अगस्ट कॉम्टे एंड पॉजिटिविज्म। अगस्ट कॉम्टे ने बेसिकली पॉजिटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। अगस्ट कॉम्टे एंड पॉजिटिज्म। फिर जेएस मिल की अध्ययन पद्धतियां देख लेते हैं। तो मिल ने 4 प्रकार की अध्ययन पद्धतियां बताई हैं। पहली रासायनिक पद्धति, दूसरी है ज्यामितिक पद्धति, तीसरी है भौतिक पद्धति और चौथी है ऐतिहासिक पद्धति। मिल के अनुसार भौतिक एवं ऐतिहासिक पद्धतियों का प्रयोग राजनीति शास्त्र में किया जा सकता है। किनका? भौतिक और ऐतिहासिक पद्धति का। ऐतिहासिक पद्धति का हमने देखा था कि मैकियावेली ने उपयोग किया भी था। भौतिक पद्धति में निगमनात्मक यानी डिडक्टिव और आगमनात्मक इंडक्टिव दोनों प्रणालियों का प्रयोग होता है। तो भौतिक पद्धति में डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों का प्रयोग होता है। तो इंडक्टिव का प्रयोग कौन करता है? प्लेटो करता है। इंडक्टिव का प्रयोग कौन कर रहा था? अरिस्टोटल कर रहा था। और डिडक्टिव का प्लेटो कर रहा था। दोनों प्रणालियों का प्रयोग होता है। और ऐतिहासिक पद्धति आगमनात्मक होती है, ऐतिहासिक पद्धति इंडक्टिव होती है। हमने देखा भी था कि डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड क्या होता है। इंडक्टिव में हम लोग पहले से ही धारणाएं, तो बेसिकली जो इंडक्टिव मेथड होता है इसमें हम लोग स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाते हैं। यानी बहुत सारे हम तथ्य इकट्ठा करते हैं, जैसे अरिस्टोटल किया था। 158 प्रकार के संविधान पढ़ा, फिर वो पॉलिटी देता है। तो हम लोग स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाते हैं। और निर्मात्मक पद्धति यानी इंडक्टिव मेथड में हम लोग जर्नल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। तो हमने प्लेटो को देखा था। तो प्लेटो ने सबसे पहले आदर्श शासक यानी दार्शनिक शासक की बात सोच ली थी, फिलोसफर किंग की बात सोच ली थी। फिर वो उसको सिद्ध करने के लिए शिक्षा पद्धति बताता है, न्याय की कॉन्सेप्ट देता है,
फिर जो साम्यवाद है स्त्रियों का और परिवार और स्त्रियों का संपत्ति का, उसकी वकालत करता है। तो निगमात्मक पद्धति में पहले से ही चीज़ों को दर्शन को मतलब पहले से ही एक धारणा बना ली जाती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये पहले से ही सोच लिया जाता है, ये बात है। और इसमें एक स्पेसिफिक इंस्टेंस से जनरल की ओर बढ़ा जाता है। एक से योग गिरता है, दूसरा से योग गिरा, तो हमने दे दिया उदाहरण, मतलब सिद्धांत दे दिया कि जो वस्तुएं हैं नीचे से ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आया है ना। राम मरणशील है, नेहा मरणशील है, तो इसलिए मानव मरणशील है। ये एक एक उदाहरण से, स्पेसिफिक घटना से हम जनरल की ओर बढ़ रहे हैं। डिडक्टिव मेथड में हम लोग जनरल पहले ही देख लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम स्पेसिफिक इंस्टांस देते हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक पद्धति आगमनात्मक पद्धति होती है। इसमें हम जब पढ़ा था मैकियावेली को, जिसने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया था, तो वो इतिहास से खोज कर उदाहरण लाता है, ये उदाहरण, और फिर अपना जो मानव स्वभाव का वो देता है कि मानव स्वभाव हमेशा से ही कुटिल रहा है, भ्रष्ट रहा है और लोभी या दंभी रहा है। तो ये स्पेसिफिक इंस्टांस उठाता है इतिहास से और फिर उसको एक सिद्धांत बनाता है मानव विचार के बारे में। मिल ने अपनी रचनाओं में भौतिक व ऐतिहासिक पद्धति का मिश्रित प्रयोग किया है। इन दोनों के समन्वय को समाजशास्त्रीय पद्धति भी कहा जाता है। इसमें आगमनात्मक एवं निगमनात्मक पद्धतियों का सम्मिश्रण व मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। मिल ने अपने ग्रंथ सिस्टम ऑफ लॉजिक की 6ठी पुस्तक में सामाजिक शास्त्रों की वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बताया। मिल के अनुसार राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या अधिकतम निगमनात्मक होती है। तो हमने दोस्तों मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार, और ये विचार उसकी पुस्तक ऑन लिबर्टी में दिए गए हैं। तो मिल बेसिकली स्वतंत्रता को 2 भागों में क्रिटिसाइज करता है, 2 भागों में कैटेगराइज करता है। पहला है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और दूसरी है कार्य की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता। फर्दर जो कार्य की स्वतंत्रता है, इसको मिल 2 भागों में बांटता है, स्वविषयक और परविषयक। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता है? जब हम कोई नाटक करते हैं या कोई न्यूज़पेपर ना, फिर जो हमारी टीवी चैनल्स हैं, सोशल मीडिया, ये सब अभिव्यक्ति एवं विचार की स्वतंत्रता है। और मिल का मानना था कि आबाद रहनी चाहिए, इनको रोकना नहीं चाहिए। उसका मानना था कि अगर किसी समाज को खत्म करना है तो आप कैसे खत्म करेंगे? आप उसकी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर दीजिए, समाज अपने आप मर जाएगा। और यहीं से वो बहुमतवाद यानी टायरनी ऑफ मेजॉरिटी का विरोध करता है। टायरनी ऑफ मेजॉरिटी का विरोध करता है। हमने देखा था टायरनी ऑफ मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट जे टॉकविले ने दिया था अमेरिकन डेमोक्रेसी अपनी पुस्तक में। टायरनी ऑफ मेजॉरिटी का ये कॉन्सेप्ट वहीं से लेता है और इसका ये मिल विरोध करता है। उसका मानना था कि समाज में पागलपन, अगर समाज में पागलपन नहीं है, खालीपन नहीं है, पागलपन नहीं है, सनकीपन नहीं है, तिरस्कार नहीं है, हास्य नहीं है, तो वह समाज नहीं हो सकता। फिर इसके जो दूसरा कॉन्सेप्ट देता है कार्य की स्वतंत्रता, तो इसमें वो 2 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। इसमें वो कार्य की स्वतंत्रता में 2 चीजें बताता है कि स्वविषयक यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर व्यक्ति खुद इन्वॉल्व रहता है, जिसका परिणाम व्यक्ति पर पड़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, अकेले में सिगरेट पी रहा है, इसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा, तो इस पर अब राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होगा। इस प्रकार की स्वतंत्रता आबाद होगी, इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन परविषयक स्वतंत्रता या परविषयक क्या है, परविषयक मामले, तो इन मामलों में परविषयक कार्य, फॉर एग्जाम्पल आप सिगरेट पी रहे हैं और पब्लिक प्लेस पे पी रहे हैं, तो एक पैसिव स्मोकिंग होती है, आपने सुना होगा। तो ये फिर इसमें आबाद स्वतंत्रता आपको नहीं है, इसके लिए आपको रोका जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि जगह जगह रेलवे स्टेशन, मेट्रो, हवाई जहाज आदि जगहों पे लिखा होता है कि नो स्मोकिंग एरिया, मतलब कि वहां पर आपकी स्वतंत्रता को कर्व किया जा सकता है। इसका परिणाम क्योंकि दूसरों पर पड़ रहा है, आप किसी खाली जगह में लट घुमा रहे हैं, घुमाइए, लेकिन भीड़ में आप नहीं घुमा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा, और यहीं से इसका हानि का प्रिंसिपल निकल कर आता है, हानि सिद्धांत निकल कर आता है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक
है जहाँ तक दूसरे की नाक नहीं आती है। मतलब कि ऐसे कार्य जो लोगों को जिससे लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है या दूसरे लोगों की जो स्वतंत्रता है उसमें बाधा नहीं उत्पन्न हो रही है, तहाँ तक आपको स्वतंत्रता दी जा सकती है। उसके बाद आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी और ये सभ्य समाज की स्वतंत्रता इसको कह सकते हैं, सभ्य समाज की स्वतंत्रता इसको कह सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि बहुत सारे थिंकर्स इसका उपयोग करेंगे मल्टीकल्चरलिज्म में। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मुस्लिम महिलाएँ हैं उनका बुर्का पहनने की जो स्वतंत्रता है ये परिविषयक है। इससे है ना, मुस्लिम महिलाएँ अगर बुर्का पहनती हैं तो इससे किसी को हानि नहीं होती। उनका चेहरा है, उनका शरीर है, वो कुछ भी करें, उससे किसी को हानि नहीं हो रही, इसलिए उनको ऐसा करना देना चाहिए। बेसिकली पश्चिमी देशों की डिबेट है कि अगर वो बुर्का पहनती हैं, क्योंकि फ्रांस में पूर्ण तरह से जो धर्म है, धर्म आप पब्लिक प्लेस पे ला ही नहीं सकते, इतना क्लियर कट सेपरेशन है फ्रांस में। तो फ्रांस में ये विचार आगे चलकर आता है, हानि का प्रिंसिपल लगाया जा सकता है कि अगर मुस्लिम महिलाएँ हैं जो बुर्का पहनती हैं, तो इससे किसी को हानि नहीं हो रही है तो करने दो, उनका शरीर है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, कुछ भी कर सकती हैं। मिल कहता भी है, मिल बेसिकली नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रणेता है, नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रणेता है और अबाध स्वतंत्रता का प्रणेता है। वो कहता है कि तन एवं मन का संप्रभु है, अपने तन एवं मन का संप्रभु है। तन का संप्रभु इन द सेंस कि वो अपना अब लेबर है वो बेच सकता है, लेबर बेच सकता है और उससे पैसे कमा सकता है। और मन का संप्रभु है यानी अब कोई भी चीज़ वो अभिव्यक्त कर सकता है, अपने विचारों को, अपने जो उसके थॉट्स हैं उनको अभिव्यक्त कर सकता है। और उसका कहना था कि एक बार जिसने स्वतंत्रता को चख लिया, वो दोबारा किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होगा और स्वतंत्रता एक नवीन आविष्कार है। तो चलिए थोड़ा स्वतंत्रता के बारे में अब मिल को और पढ़ लेते हैं। तो बेंथम ने स्वतंत्रता को उपयोगितावाद के अनुगामी बना दिया था और कहा है कि लोग सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। लोग सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता सुख प्राप्ति का साधन है, ये साध्य नहीं है बल्कि साधन है, ये टूल्स है। असली साध्य क्या है? सुरक्षा है। वहीं मिल स्वतंत्रता को साधन नहीं बल्कि साध्य मानता है। तो स्वतंत्रता अपने आप में एक गोल है या अपने आप में एक एंड है। जिसने एक बार गंगा का पानी पी लिया, उसे अन्य कोई पानी अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार मिल ने कहा है कि जिसने एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को वो तैयार नहीं होगा। मिल नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है, जिसका तात्पर्य है प्रतिबंधों का अभाव, लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन। मिल ने व्यक्तिगत व नकारात्मक आज़ादी का समर्थन किया है, इसलिए उसका मानना था कि व्यक्ति व समुदाय के बीच टकराव हो तो व्यक्ति का निर्णय अंतिम होगा। व्यक्ति अपने मन व शरीर का स्वामी है, कुछ भी करने को स्वतंत्र है। मिल ऐसा बोलता है। अपने तरीके से अपनी भलाई करने की स्वतंत्रता प्रत्येक को हो, बशर्ते कि ऐसा करते समय अन्य लोगों के प्रयासों में बाधा उत्पन्न ना हो। खाने व कपड़े के बाद स्वतंत्रता मानव प्रकृति की आवश्यकता है। खाने व कपड़े के बाद स्वतंत्रता मानव प्रकृति की आवश्यकता है। मिल का स्वतंत्रता के प्रति अत्यंत प्रेम था। एकमात्र स्वतंत्रता ही कभी असफल न होने वाला सुधार का स्थायी स्रोत है, और क्योंकि इसके द्वारा सुधार के उतने ही स्वतंत्र केंद्र संभव हो जाते हैं जितने व्यक्ति होते हैं, ऐसा मिल का मानना। ऑन लिबर्टी में मिल ने लिखा है कि सार्वजनिक स्वतंत्रता को तानाशाही शासन की बजाय लोकतंत्र में ज़्यादा खतरा है। अच्छा, ऐसा क्यों? सार्वजनिक स्वतंत्रता को तानाशाही की बजाय लोकतंत्र में ज़्यादा खतरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तानाशाही जब रहती है तो व्यक्ति अपनी जो स्वतंत्रता है उसके प्रति हमेशा जागरूक रहता है और वो ये हमेशा तत्पर रहता है कि किस प्रकार से मैं अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लूं। लेकिन अगर एक व्यक्ति लोकतंत्र में रह रहा है तो वो अब थोड़ा सा आलसी हो जाता है और उसे अपनी स्वतंत्रता का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रहता है। अब वो यहाँ से थोड़ा सा ढील दे देता है, जिसका उपयोग राज्य अपने फायदे के लिए कर सकता है और एक समय ऐसा आ सकता है कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को हर ले, जैसे हिटलर ने किया था या मुसोलिनी ने किया था। तो यही है कि तानाशाही की बजाय लोकतंत्र में स्वतंत्रता को ज़्यादा खतरा है, क्योंकि स्वशासन आते ही लोग अपनी स्वतंत्रता के प्रति शिथिल हो जाते हैं। मिल इस शिथिलता की आलोचना करते हुए कहता है कि व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता के लिए सरकार, सामाजिक नैतिकता व रीति रिवाजों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। मिल के अनुसार मानव जाति किसी भी नाटक की स्वतंत्रता में केवल एक आधार पर ही हस्तक्षेप कर सकती है और वह है आत्मरक्षा। तो आत्मरक्षा किसी की क्या कहता है मिल की
मानव जात की किसी भी घटक की स्वतंत्रता में केवल एक ही आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है कि कौन सा घटक है वो आत्मरक्षा। तो फॉर एग्जाम्पल मिल उदाहरण देता है कि आप पुल क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा है और उसको पता है कि ये पुल टूटने वाली है। अब आप पुल क्रॉस करना चाहते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है और आप पार कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन पुलिस वाला आपको रोक सकता है। क्यों? क्योंकि इससे आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो आत्मरक्षा के लिए आपको आपकी स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। मिल के अनुसार व्यक्ति की स्वयं पर संप्रभुता स्वतंत्रता है। स्वयं पर संप्रभुता क्या है? स्वतंत्रता है। व्यक्ति के कार्यों में किसी भी तरह का नियंत्रण उचित नहीं है, परंतु उसे दूसरों की हानि वाले कार्यों से रोकना उचित है। ऐसे कार्य जिससे दूसरों को हानि होती है, ऐसे कार्यों में अगर आपको रोका जा रहा है तब फिर वो उचित है। मिल के अनुसार जिस प्रकार विज्ञान की प्रकृति के आधार नवीन आविष्कार है, उसी प्रकार समाज में भी जीवन और गति का आधार क्या है? नवीनता में निहित है। तो अगर नवीनता है तो समाज हमेशा नवीन रहते हैं, जो हमेशा नए-नए विचारों को अपनाते रहते हैं। तो उसका मानना था कि जो चीन और भारत जैसे देश हैं, ये रूढ़िवादी हैं। इनमें कभी भी स्वतंत्रता नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये हमेशा रूढ़िवादिता पे रहे आए। इन्होंने हमेशा कभी चेंज इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। कभी चेंज इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। तो नए-नए विचारों को कभी आने ही नहीं दिया। स्वतंत्रता के संबंध में मिल आदर्शवादी विचारक हम्बोल्ट के विचारों से प्रभावित है। सभ्यता के विकास हेतु स्वतंत्रता अपरिहार्य है। नेक्स्ट है नागरिक या सामाजिक स्वतंत्रता। तो मिल ने अपनी स्वतंत्रता को इच्छा की स्वतंत्रता यानी स्वेच्छाचारिता मानने से इनकार किया है। उसे एक नागरिक या सामाजिक स्वतंत्रता का नाम दिया। मिल ने स्वतंत्रता का सिद्धांत बालिग व्यक्तियों पर लागू किया है। मिल ने बच्चों, अपंगों, मानसिक रूप से अविकसित लोगों तथा बर्बर समाजों को इससे अलग रखा है। यदि व्यक्ति अशिक्षित हो तो उनसे आज़ादी छीनी जा सकती है। वे आज़ादी को उच्चतर व विकसित सभ्यताओं की चीज समझते थे। निम्नतर समाजों के लिए निरंकुशता व पैतृकता और गंभीर अंकुश के पक्ष में वो था। जैस मिल दो प्रकार की स्वतंत्रता को ज्यादा बल देता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये पूर्णतः निर्बाध एवं अप्रतिबंधित होगी, और कार्य की स्वतंत्रता, तो इसमें 100 विषयक कार्य आ सकते हैं जिसमें निर्बाध स्वतंत्रता रहेगी, और पर विषयक कार्य जहाँ पर हानि का सिद्धांत लगाया जाएगा। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसका वर्णन मिल की ऑन लिबर्टी के दूसरे अध्याय में दिया गया है। इसमें भाषण व प्रकाशन की स्वतंत्रता भी शामिल है। मिल के अनुसार मानव की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है। स्वतंत्रता को खतरा सरकार से नहीं बल्कि बहुमत के अत्याचार से, वही टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। मिल हमारी सामाजिक असहिष्णुता किसी की हत्या नहीं कर सकती। हमारी सामाजिक असहिष्णुता किसी की हत्या नहीं करती, किसी को समाप्त नहीं करती, बल्कि मनुष्य स्वयं को छिपाने को प्रेरित करती है। मनुष्य को स्वयं को छिपाने को प्रेरित करती है या उसके सक्रिय प्रसार के प्रयत्नों को रोकती है। मिल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार के रोक या प्रतिबंध के खिलाफ है। अतः वह कहता है कि कोई भी समाज जिसमें सनकीपन, मजाक, तिरस्कार का विषय न हो, वह पूर्ण समाज नहीं हो सकता। व्यक्ति के वक्त यानी भलाई में ही राज्य का वक्त निहित है। तो इन द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल लाइज द वेलफेयर ऑफ स्टेट। तो यही बात है। और एक बात और कहता है कि समाज वर्सेस एक पर्सन। अगर एक पर्सन जो कि फॉर एग्जांपल सुकरात है, तो जो बेंथम है ये अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बात करता है। तो अगर 99% लोग यानी पूरा समाज किसी व्यक्ति के खिलाफ है, तो बेंथम क्या कहेगा? बेंथम यही कहेगा कि समाज का हित वो बताएगा, एक व्यक्ति का हित नहीं बताएगा। लेकिन जो मिल है वो कहता है कि जैसे कि इस समाज को अधिकार है कि इस एक व्यक्ति की जो बातें हैं उसको दबा दिया जाए, अगर वह गलत है तो इस एक व्यक्ति के पास भी अधिकार है कि इन 99% लोगों की बातों को दबा दिया जाए अगर वो गलत है। तो वो एक व्यक्ति की बात को भी न दबाने की बात करता है अगर वो तर्कपूर्ण है और सही बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि जो सत्य है कभी अंतिम सत्य नहीं हो सकता है, कभी अंतिम सत्य नहीं हो सकता है। जैसे कि न्यूटन ने गति का नियम दिया और उसने कहा कि चीजें अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं तो उसने मतलब गति के नियम दिया और बताया कि कैसे चीजें आपस में गति करती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। और उसने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया था कि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर से नीचे ही गिरेगी। लेकिन जब तक पलायन वेग का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तब तक लोगों ने न्यूटन की गति के नियम को स्वीकार किया, लेकिन फिर से ये नियम
हुआ कि पलायन वेग यानी कि अगर आप 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई चीज़ पृथ्वी से ऊपर भेजते हैं तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। तो ये जो सिद्धांत था गुरुत्वाकर्षण का कि कोई व्यक्ति अगर ऊपर जाती है तो हमेशा नीचे गिरेगी, ये पराजित हो जाता है। तो कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं हो सकता है। और सत्य कब उभरता है? सत्य कब उभरता है? सत्य उभरता है जब परस्पर विरोधी विचार आपस में टकराते हैं। परस्पर विरोधी विचार जब आपस में टकराते हैं तभी सत्य उभर कर आता है। तो जब पोप, हमने मध्यकाल का उदाहरण देखा, तो जब पोप और गैलीलियो में संघर्ष हुआ, गैलीलियो और कोपरनिकस में संघर्ष हुआ, पोप क्या कह रहा था? पोप कह रहा था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के केंद्र में है और पृथ्वी है जो मतलब ये बता रहा था कि सूर्य बेसिकली पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। जबकि जब गैलीलियो आया और कोपरनिकस आया, इसने बताया कि और जो पोप है या धर्म है, ये क्या कह रहा था कि पृथ्वी चपटी हुई है, लेकिन बेसिकली जो पृथ्वी है वो सपाट है। जबकि जो गैलीलियो और कोपरनिकस जैसे लोग आए तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है या कि स्फीयरॉइड है और जो सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो जब ये परस्पर विरोधी विचार आए तभी ना जो एक अन्य सत्य उभर कर आया। ऐसे ही सुकरात था। सुकरात उस समय क्या कर रहा था? वो लोगों को सत्य की ओर बढ़ने की बात कर रहा था। उसका मानना था, बेसिकली मिल का मानना था कि हमें तर्क का गला नहीं घोटना चाहिए। तर्क का गला कभी नहीं घोटा जाना चाहिए। इससे क्या होगा? हम मानव जाति को महान विचार हैं उससे वंचित कर देंगे। तो हमने सुकरात को मार दिया, तो हो सकता है सुकरात आगे चल के और महान विचार दे देता। हमने ईसा मसीह को मार दिया, अगर हो सकता है ईसा मसीह आगे तक जीवित रहते तो वो और अच्छे विचार दे सकते थे। दयानंद सरस्वती बेसिकली भारतीय समाज में जो भाग्यवादी विचारधारा थी उसका विरोध करते थे और कर्मवादी बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन अंतोगत्ता उनको भी मार दिया गया। तो हमें तर्क का कभी गला घोटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हम मानव जाति को महान विचारों से वंचित कर देंगे। सत्य और अंत में ये बोलता है कि सत्य बहुपक्षी होता है, एक पक्षी नहीं होता है। तो हमारा सत्य कुछ अलग हो सकता है, आपका सत्य कुछ अलग हो सकता है और किसी तीसरे व्यक्ति का सत्य अलग हो सकता है। तो सयादवाद की एक कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा था जब हम लोगों ने, आई थिंक पढ़ा तो नहीं है लेकिन आपने सुना होगा। सयादवाद का कॉन्सेप्ट ये कौन देता है? महावीर स्वामी देते हैं कि एक फॉर एग्जाम्पल एक हाथी है और 5 अंधे हैं और वो हाथी को महसूस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, छू के बता रहे हैं। तो किसी ने उसका कान पकड़ा तो देखा कि जो हाथी है वो झबरीला होता है। किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी तो कहा कि ये बालों वाला भालू टाइप का आदमी है। किसी ने बैल, हर व्यक्ति ने हर चीज को पकड़ा या कि अलग-अलग चीजों को पकड़ा उसके शरीर को और उस प्रकार से हाथी का वर्णन किया। तो सत्य अलग हो सकता है, सत्य सबके लिए अलग हो सकता है। तो सत्य बहुपक्षी होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सत्य बहुपक्षी होता है और हम सत्य को यूनिवर्सल या सार्वभौमिक नहीं कह सकते। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब यदि एक व्यक्ति को छोड़कर पूरी मानव जाति किसी मामले में एक राय है तो उसी मानव जाति को उस एक व्यक्ति को चुप करा देना उचित नहीं होगा। उसकी अपेक्षा यदि उसी एक व्यक्ति के पास शक्ति हो तो पूरी मानव जाति को चुप कराना न्यायसंगत नहीं हो। तो अगर एक व्यक्ति के पास फॉर एग्जाम्पल एक राजा है, उसके पास बहुत शक्ति है और वो पूरी जनता को चुप करा देता है, ये गलत है ना। इसी प्रकार एक व्यक्ति जिसके पास तर्क है, जो सही बोल रहा है, लेकिन पूरी जनता उसको मिल के चुप करा दे तो दोनों चीजें गलत हैं। बेसिकली यही है इसका कथन का मतलब। मिल ने पूर्व फ्रांसीसी विचारक अलेक्स डी टॉकविले मिल से पूर्व फ्रांसीसी विचारक अलेक्स डी टॉकविले ने भी अपनी रचना डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 में बहुमतवाद के खतरे के प्रति आगाह किया था। लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर अल्पमत को दबाया जाता है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में मिलकर तर्क। तो कोई भी व्यक्ति अंतिम सत्य के ज्ञान का दावा नहीं कर सकता है। सत्य का ज्ञान विचार विमर्श व परस्पर विरोधी विचारों की टकराहट से पैदा होता है। एक व्यक्ति समूचे समाज के खिलाफ भी बोले तो उसे पागल या सनकी कहकर चुप नहीं कराना देना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता कि सत्य कहाँ से उभर आए। तो इवन जो व्यक्ति पूरे समाज के प्रति बोले या पागल है, सनकी है, उन्हें भी बोलने का अधिकार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या पता सत्य कहाँ से उभर आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपने कहा कि हम अल्टीमेट सत्य को जानते हैं, तब तो वहां से आपने डिबेट ही खत्म कर दी ना, तो हमें हर व्यक्ति को बोलने का मौका देना चाहिए। विचारों का गला घोटना समाज को किसी महान विचार से वंचित करना है, जैसे सुकरात व ईसा मसीह के साथ किया गया। सत्य बहुपक्षी होता है, विरोधी विचारों में भी सत्य का कुछ अंश जरूर होता है। अगर हमने उस
विरोधी विचार को दबा दिया तो सत्य का अंश दब जाएगा। तो इस समय जो गोदी मीडिया का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो यही है कि ऐसा नहीं है कि मोदी ही सब सही कर रहे हैं, विपक्ष भी कुछ सही कर रहा होगा, तो सत्य बहुपक्षी है, विपक्ष की भी कुछ बातें सही होंगी, मोदी जी की बातें सही होंगी। तो अब मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम क्या है कि दोनों की सही बातों को और गलत बातों को उजागर करना। एक तरफा निर्णय देना गलत है। कार्य की स्वतंत्रता, तो स्वविषयक कार्यों में व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, पर विषयक में नहीं। हानि का सिद्धांत, किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप से शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान या हानि पहुंचाने से रोकना है। वही जे एस मिल वाला जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचा रहे हैं तो उसका केवल और केवल एक उद्देश्य है कि उसकी आत्मरक्षा या उसको हानि पहुंचाने से रोकना है। तो अगर आप पुल टूटी हुई है और एक व्यक्ति उसको पार करना चाहता है और अगर आप उसको रोक रहे हैं तो ये सही है। स्वतंत्रता पर रोक के आधार, तो हानि का प्रिंसिपल यानी अन्य की स्वतंत्रता बाधित ना हो, हमने दिया था बुर्का वाला उदाहरण। फिर राज्य की स्वतंत्रता पर संकट, राज्य की सुरक्षा पर संकट ना आए। फिर सामाजिक कर्तव्य पालन में रुकावट ना हो, जैसे कि ड्यूटी पे शराब पीना या व्यक्ति का जाने अनजाने स्वयं का पूर्ण अहित यानी आत्महत्या करना या टूटा हुआ पुल पार करना। तो इस संदर्भ में भी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। इसलिए सर अर्नेस्ट बारकर कहते हैं कि मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर यानी प्रॉफिट ऑफ इम्पिटी लिबर्टी, सारहीन आजादी का मसीहा है, क्योंकि मिल ने स्वतंत्रता पर बहुत सारे प्रतिबंध होती है। स्वतंत्रता पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाता है मिल? स्वतंत्रता पर 4 प्रतिबंध लगा देता है मिल। कौन कौन से? पहला तो हानि का प्रिंसिपल, हानि का सिद्धांत यानी कि अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता आहत होती है तब आप वैसा काम नहीं करेंगे, तो पहला प्रतिबंध। फिर राज्य की सुरक्षा वाला प्रतिबंध लगा देता है ना, राज्य की सुरक्षा का प्रतिबंध लगा देता है। फिर सार्वजनिक कार्य में अगर आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है तब भी आपकी स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। और चौथा है स्वहित और स्व का अहित यानी अपना अगर अहित कोई व्यक्ति कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल टूटा हुआ पुल पार कर रहा है, तब स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसलिए वारकर क्या कहता है, ये इम्पटी लिबर्टी यानी खोखली स्वतंत्रता का मसीहा है। बेसिकली जो मिल है ये कुलीन समाज की व्यवस्था का समर्थक है ना, कुलीन तंत्री सामाजिक व्यवस्था का समर्थक है। और इसका मानना था कि स्वतंत्रता ही फ्री गिफ्ट नहीं है, और ये फ्री गिफ्ट नहीं है जिसे सभी को दिया जा सके। तो यही बात है इसमें कि मिल ने स्वतंत्रता का सिद्धांत बालिग व्यक्तियों पर लागू किया है। उन्होंने बच्चों, दिव्यांगों, मानसिक रूप से अविकसित लोगों, अशिक्षित व पिछड़े हुए समाजों, देशों के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक नहीं माना है। वो स्वतंत्रता को उच्चतर व विशिष्ट सभ्यताओं की चीज समझते हैं। पिछड़े समाजों के लिए निरंकुशता एवं प्रतिबंधों के हिमायती थे। उनकी नज़र में उदार राज्य व उदार सरकार के लिए उदार समाज आवश्यक है। बहुसंख्यक लोग परंपराओं, रीति रिवाजों के गुलाम होते हैं, इसलिए स्वतंत्रता का उपभोग सिर्फ अल्पमत ही कर सकता है। यही कारण है कि अर्नेस्ट बारकर ने उसकी स्वतंत्रता को खोखली या सारहीन स्वतंत्रता तथा उसके व्यक्तिवाद को काल्पनिक व्यक्तिवाद कहा। ई मैकडोनल्ड ने मिल की रचना ऑन लिबर्टी को उदारवाद का सबसे महान घोषणा पत्र कहा है। ऑन लिबर्टी को आदर्शवादी राजनीतिक सिद्धांत का शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है और राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात रखने वाले इस शास्त्रीय सिद्धांत की परंपरा का अंतिम ग्रंथ माना जाता है।